हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग आरबीएस पॉलिटेक्निक बिजपुरी आगरा में आज 4th सेम का सब्जेक्ट सर्वेइंग फर्स्ट में जो चैप्टर आपका चल रहा है वो चैप्टर है चेन सर्वेइंग। और चेन सर्वेइंग में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायरेक्ट रेंजिंग एंड डायरेक्ट चेनिंग। इसको रेंजिंग को हिंदी में आरेखन कहते हैं। आरेखन का तात्पर्य है कि एक स्टेशन पॉइंट, यदि किसी फील्ड में आपने स्टेशन पॉइंट ए माना है और दूसरा स्टेशन पॉइंट बी माना है, ऑन द फील्ड क्षेत्र में एक स्टेशन पॉइंट ए और दूसरा स्टेशन पॉइंट बी आपने माने हैं, और इन दोनों रेखाओं के मध्य एक सीधी रेखा का निर्माण करना डायरेक्ट रेंजिंग के अंतर्गत आता है। अर्थात एक सीधी रेखा का बनाना ही आरेखन है। सीधी रेखा का निर्माण कार्य जो किया जाता है वो आप इस तरह से समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास कॉपी पे दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और आपका जो स्केल है वो 6 इंच लंबाई का है, 6 इंच लेंथ का है। यदि ये ए और बी के बीच की दूरी 6 इंच से कम है तो आप स्केल लगाएंगे और सीधी सीधी रेखा एक खींच देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी हम ये कह सकते हैं कॉपी पे सीधी रेखा का निर्माण करना, ए और बी बिंदु के बीच 6 इंच मान लीजिए लेंथ का आपके पास स्केल है और ये जो लंबाई है इसकी ये वो 6 इंच से कम है। जो लेंथ है ए बी की जो लेंथ है वो 6 इंच से कम है। अब आपको करना क्या है कि यदि मान लीजिए, अब ये समझिए कि ये ए बिंदु और बी बिंदु की लंबाई 6 इंच से ज़्यादा है, मान लीजिए 18 इंच है या 22 इंच है, तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करते हैं कि आप, और स्केल आपके पास 6 इंच का ही है, तब आप क्या करते हैं कि 6 इंच के स्केल को एक बार लगाएंगे, 6 इंच से स्केल को फिर दोबारा लगाएंगे, फिर तिबारा लगाएंगे और 22 मतलब 18 तो यहाँ तक हो गए, और इनको एक सीध में आँख की सहायता से एक सीध में स्थापित करते हुए 18 इंच और 4 इंच, तो ये जो ए और बी की बीच की जो दूरी है 22 इंच की, ये आप एक सीधी रेखा ऑन द पेपर बना सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन होता क्या है, जब हम फील्ड में क्षेत्र पर ए और बी के बीच एक सीधी रेखा का निर्माण करते हैं तो हमें कुछ प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। वह प्रक्रिया ही हमारी डायरेक्ट रेंजिंग के अंतर्गत आती है। इसमें क्या करना होता है, इसमें हमारे पास दो
सर्वेयर हैं, एक हम किसे हैं जिसको लीडर, और दूसरा जिसको हम कहते हैं फॉलोअर। एक लीडर सर्वेयर है, एक फॉलोअर सर्वेयर है, दो तरह के सर्वेयर हैं। और हम करते क्या है कि लीडर जो है अपने पास एरोज, ये मैंने आपको बताया था एरोज क्या होते हैं, अपने पास 5-7 एरोज लेकर के रखता है और चेन को खोल करके आगे बढ़ जाता है, और एक रेंजिंग रॉड भी रहती है। रेंजिंग रॉड एरोज के साथ लीडर आगे बढ़ता है, जैसे कि यहाँ पे तो फॉलोअर रहेगा और लीडर यहाँ से आगे बढ़ेगा, और जब एक चेन लाइन पूरी हो जाएगी तो यहाँ पे खड़ा हो जाएगा और रेंजिंग रॉड को यहाँ पे गाड़ेगा। लेकिन इस रेंजिंग रॉड को यहाँ पे गाड़ने से पहले जो फॉलोअर है, यहाँ पर लीडर है, गाड़ने से पहले फॉलोअर लीडर को बी पॉइंट की तरफ देखते हुए या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आने के लिए कहेगा, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति प्राप्त करेगा कि वो उसको केवल अपनी ही रेंजिंग रॉड ए दिखाई पड़ रही होगी, ना तो लीडर की रेंजिंग रॉड दिखेगी ना ही बी दिखाई देगी। अर्थात ये तीनों ही रेंजिंग रॉड, एक लीडर की 2 और तीसरी बी पॉइंट पर, तीनों रेंजिंग रॉड एक ही सीध में आ जाएंगी। तब ये हम कहेंगे, और रेंजिंग रॉड की जगह पर यहाँ पर वो एक एरो गाड़ देगा। अब क्या होगा, यही प्रक्रिया फिर आगे अपनाई जाएगी। अब इसको फिर वो आगे लेकर के जाएगा, लीडर के पास रेंजिंग रॉड होगी, वो यहाँ गाड़ेगा, फॉलोअर एक और रेंजिंग रॉड ले लेगा, और यहाँ से जो एरो है वो फॉलोअर एरो को पिक कर लेगा, निकाल लेगा, और उसी स्थान पर एक रेंजिंग रॉड गाड़ देगा। फिर वही प्रक्रिया करेगा। यहाँ पर अब लीडर आ गया और लेफ्ट साइड या राइट साइड में थोड़ा सा शिफ्ट करके एक सीध में इसको स्थापित करेगा। यहाँ से लीडर को फॉलोअर गाइड करेगा। अब यहाँ पर लीडर आ गया, यहाँ अब फॉलोअर आ गया, लेफ्ट और राइट में करके इसको रेंजिंग रॉड को फिर इस लाइन के मध्य में लाने के लिए कहेगा। जब ये प्रोसीजर हो जाएगा तो ये यहाँ पर फिर एक लीडर जो है वो एरो गाड़ देगा, फिर यही प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पर वो एरो गाड़ेगा और फिर बाद में लास्ट में ये पॉइंट जो चेन लाइन, मान लीजिए 30 मीटर की चेन लाइन आप चेन इस्तेमाल कर रहे हैं 30 मीटर की, तो ये 30 मीटर से कम भाग रह जाएगा, तो सीधी सीधे आप रेखा को मिला सकते हैं, लेस देन 30। मीटर से कम, लेस देन 30। तो अब हमारे पास यदि हम देखें तो फॉलोअर के पास क्या होगा, फॉलोअर के पास एक रेंजिंग एरो होगा, दूसरा एरो होगा और तीसरा एरो होगा, और ये जो पार्ट है इसमें कितने लिंक लेंथ हैं, लिंक लेंथ, 1 लिंक लेंथ मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ 1 लिंक लेंथ मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ लिंक्स। तो ये एक सीध में स्थापित हो जाएगी, जिसे हम ये कह सकते हैं कि ए बी के बीच एक सीधी रेखा का आरेखन हो जाएगा। और इसके साथ ही इसमें क्या टॉपिक है, डायरेक्ट चेनिंग। चेनिंग मतलब मापन करना, हम सीधा सीधा माप लेते हैं। ये 30 मीटर, क्योंकि जितनी भी हमारे पास एरो हैं उन, मान लीजिए एरो हमारे पास कितने हो गए, एरो हो गए 3, तो 3 × 30, और मान लीजिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ लिंक्स थे वो नंबर ऑफ लिंक्स है हमारे पास 12 और एक लिंक्स की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, तो 12 दूनी 24 अर्थात 2.4 मीटर। ठीक है, और इसमें आप जोड़ देंगे तो ए बी का जो
डायरेक्ट तो चेनिंग हो गई, रेंजिंग हो गई सॉरी, और अब इसमें चेनिंग हो जाएगी। चेनिंग में 90 प्लस 2.4 अर्थात 92.4 मीटर, ये चेनिंग हो जाएगी। ये इसको कहते हैं डायरेक्ट चेनिंग। ये जो प्रक्रिया है ये डायरेक्ट रेंजिंग और डायरेक्ट चेनिंग की प्रक्रिया है। समझ रहे होंगे। लीडर और फॉलोअर की सहायता से निर्माण कार्य जो ए बी रेखा है उसका निर्माण किया जाता है, सीधी रेखा में स्थापित करना, और लीडर और फॉलोअर की सहायता से इसको निर्माण को किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है आपका इनडायरेक्ट रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग का तात्पर्य है कि अब हमारे जो डायरेक्ट रेंजिंग में ए से बी स्टेशन पॉइंट तक हम देख सकते थे, कोई ऑब्स्टकल नहीं था, कोई बाधा नहीं थी। अब यहाँ पर क्या है कि कोई बाधा आ गई। बाधा वो भी कैसी, किसी टीले के रूप में ए स्टेशन पॉइंट आपका यहाँ पर है और बी स्टेशन पॉइंट यहाँ पर है। ये समझ गए होंगे। यहाँ पर भी रेंजिंग रॉड गड़ी हुई है और बी स्टेशन पॉइंट पर भी रेंजिंग रॉड गड़ी हुई है। अब इस ए और बी आपस में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं स्टेशन पॉइंट। अब इनके मध्य एक सीधी रेखा स्थापित करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 पॉइंट M और एक पॉइंट N, अर्थात यहाँ पर 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे M और N। M पॉइंट ऐसा सेलेक्ट करेंगे कि हमको N दिखाई पड़े और B दिखाई पड़े, और N पॉइंट ऐसा सेलेक्ट करेंगे कि हमें M भी दिखे और B भी दिखाई पड़े। अब यदि हम इसको नीचे की तरफ इसका प्लान बनाते हैं तो ये पॉइंट A होगा, यहाँ पर ये पॉइंट B होगा, और M और N इस तरह से होंगे। ये प्लान है। अब क्या होगा कि M पॉइंट वाला सर्वेयर, यहाँ पे सर्वेयर है, N की तरफ देखते हुए B की तरफ को देखेगा और एक सीधी रेखा इस तरह से कहेगा, और N से कहेगा कि वो अब नए स्थापन पर बिंदु N1 पे आ जाएगा। N1 जो सेलेक्ट किया जाएगा वो इसी तरह से होगा। M और A हम देख सकते हैं, N1 पर M और A देख सकते हैं, और इनको देखते हुए एक सीधी रेखा का निर्माण करते हुए M से कहा जाएगा कि वो अपने नए स्थान पर बिंदु M1 पर आ जाए। अब M1 का भी स्थापन बिंदु वही होगा कि N1 दिखाई पड़े और B दिखाई पड़े, और फिर इसको एक और नए बिंदु N2 पर आने के लिए कहेगा। N2 से फिर वैसा ही M1 और A की तरफ देखेंगे और इसको एक नए बिंदु M2 पर आने के लिए कहेगा। इसी प्रक्रिया को धीरे धीरे करते हम चले जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ पर हमें फाइनली कोई M' और N' पॉइंट प्राप्त होगा, जो कि इस टीले के ऊपर से होता हुआ सीधी रेखा में स्थापित हो जाएगा। M और N, फिर उसके बाद M की पोजीशन बदलती चली गई M' तक, N की पोजीशन बदलती चली गई N' तक, फिर ये A, M' और N' और B, ये एक सीध में आ जाएंगे। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग, अर्थात बीच में कोई टीला है, उस टीले को हमें एक तरीके से उसके ऊपर एक प्लान का निर्माण करना है। वो प्लान का निर्माण इसी रूप में हो पाएगा जिसमें कि A स्टेशन से B स्टेशन तक के बीच में एक सीधी रेखा का निर्माण AB हो जाएगा।
वो रेखा कैसी जाएगी, वो इसके ऊपर से इधर होती हुई और इधर ए बी तक पहुंचेगी। तो ये सीधी रेखा हो जाएगी और इस सीधी रेखा को हम, अब आती है इसमें दूसरा बात आती है इनडायरेक्ट चेनिंग। जैसे हमने डायरेक्ट चेनिंग की थी, मापन करा था 3 एरोस को मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर भी अब हम इनडायरेक्ट चेनिंग करेंगे। इनडायरेक्ट चेनिंग का तरीका ये है कि इसके लिए कई तरीके हैं। जैसे आप यहाँ से यहाँ तक की ये एंगल नाप लीजिए, मान लीजिए ये एंगल अल्फा है और ये दूरी आप माप सकते हैं यहाँ तक की सीधी सीधी इंक्लाइंड, जिसको आप कह सकते हैं डायगोनल लेंथ। और ये एंगल आप मेज़र कर सकते हैं ए से एम के बीच में। तो यहाँ से आप इसकी जो सीधी हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा से लीजिए, tan अल्फ़ा में तो हो जाएगा, साइन ले लीजिए, साइन अल्फ़ा साइन कॉस अल्फ़ा से आएगा, सॉरी, बेस अपॉन कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बेस, मान लीजिए बेस यहाँ तक है तो वो आप बेस कह लें, अपॉन डायगोनल लेंथ। अल्फ़ा आपको पता है, बेस निकालना है तो बेस इज इक्वल टू डायगोनल लेंथ इनटू कॉस अल्फ़ा। तो ये बेस यहाँ तक आ गया। ऊपर की ये दूरी डायरेक्ट आप मेज़र कर सकते हैं और फिर उसके बाद इसी तरीके से एंगल, ये मान लीजिए बीटा है, ये दूरी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस बीटा से। कॉस बीटा से फिर वो सेकंड बेस, ये फर्स्ट बेस था, ये सेकंड बेस, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस और डायगोनल लेंथ बी एन बी वाली, और पहले जो यहाँ पे डायगोनल लेंथ थी वो ए एम वाली, यहाँ पे एन बी, और यहाँ से आप बेस 2 कैलकुलेट कर सकते हो। तो टोटल लेंथ आप निकाल सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है जिसको आप ले सकते हैं। पहले इसमें यहाँ से एक बॉब गिराइए, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ से ये दूरी आप माप सकते हैं, यहाँ से बॉब गिराएंगे, यहाँ तक आएगा, ये मान लीजिए x है, फिर आगे बढ़ जाइए, फिर बॉब गिराइए, मान लीजिए ये x1 है, फिर बॉब आगे बढ़िए, बॉब गिराएंगे, ये x2 है, फिर आगे बढ़िए, फिर बॉब गिराइए, x3 है, फिर ये यहाँ तक और फिर ये बॉब गिराएंगे, प्लम बॉब, तो ये x4। तो टोटल लेंथ हो गई इसकी x प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। ये दूरी मान लीजिए आपकी p है। तो ये टोटल प्लस p प्लस इसी तरीके से यहाँ से सीधी लीजिए, फिर बॉब गिराइए, मान लीजिए ये y है, फिर बॉब गिराइए, y1 है, फिर ये बॉब गिराइए, ये y2 है, ये बॉब गिराएंगे, प्लम बॉब y3। तो ये हो गया y1 प्लस y2 y प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3। तो टोटल लेंथ आपकी आ गई दिस वन प्लस p प्लस ये। तो लंबाई पूरी यहाँ से यहाँ तक की आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिट इज़ नोन एज इनडायरेक्ट चेनिंग। तो आज ये जो टॉपिक है, मैंने इस टॉपिक में 2 चीज़ें कवर की हैं। पहली है डायरेक्ट रेंजिंग एंड डायरेक्ट चेनिंग, दूसरा पार्ट आता है इनडायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट चेनिंग। इसके डायग्राम को आप लोग और स्पष्ट तरीके से बनाते हुए असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे और असाइनमेंट कंप्लीट करके
जब आप लोग आएंगे यहाँ पर तो उसे चेक कराएंगे। नेक्स्ट टर्न पे मैं नेक्स्ट इसका अगला टॉपिक कवर करूँगा। आज मैंने आपको दोनों के दो पार्ट बताए, डायरेक्ट रेंजिंग, डायरेक्ट चेनिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट चेनिंग। थैंक यू।